हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग 68 बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र। टोटल इसमें 11 सेट दिए गए हैं। उसका आज हम लोग सेट नंबर 1 कवर करने वाले हैं। पूरी सेट मैं आपको कवर करवा दूंगा। इससे पहले मैंने आपको दृष्टि आईएएस का प्रैक्टिस सेट कवर कराया हुआ है और भी उसके सेट जो है कंटिन्यू किए जाएंगे। 4 सेट मैंने दृष्टि आईएएस का कवर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी 68वीं बीपीएससी परीक्षा से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में, जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे वो फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, वहाँ पर इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम लोग 68 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम 2023 के लिए एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस बुक आया हुआ है नया वाला, उसका हम लोग सेट नंबर 1 कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन क्षेत्रों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता दी थी। देखिए, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट में दे करके बताते चलेंगे और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपकी एग्जामिनेशन में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। रोज़ एक सेट लगाइए, बिहार स्पेशल को अच्छे तरीके से पढ़िए, साथ साथ करंट अफेयर्स को भी पढ़ना है। बिहार करंट अफेयर्स का एक मास्टर वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। हथुआ, पंडौल, बेतिया, दरभंगा के जमींदारों ने पुरुषों और धन के साथ अंग्रेजों की मदद की थी। अब आपको सोच समझ करके आंसर देना है, ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग जो है बीपीएससी में रखा गया है। दूसरा प्रश्न है कि कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा किसने दी थी। तो फ्रेंड्स ये दिया था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न की तारीख है शेरशाही पुस्तक के लेखक कौन है। तो तारीख है शेरशाही पुस्तक के लेखक है अब्बास खां शेरवानी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। अच्छा, शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग जो था ये मौर्य वंश के आखिरी शासक बृहदरथ का सेनापति था। इसने बृहदरथ की हत्या कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव रखी थी। शुंग शासकों की राजधानी जो थी ये विदिशा थी। अगला प्रश्न हमारा कि बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था, इसके दौरान निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रवाहित हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, यह जो विद्रोह था नोनिया विद्रोह बिहार के 16 उत्पादक क्षेत्रों वैशाली, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ था। और यह जो समय था, इस समय बिहार 16 उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगा करके वसूली की जाती थी। तो देखिए, यह व्यवस्था जो था ये नस्क था। नस्क व्यवस्था के तहत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगा करके वसूली की जाती थी। अगला प्रश्न है कि बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया था। तो बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत या सूबा का दर्जा जो है यह 1580 ईस्वी में अकबर ने दिया था और मानसिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। तो यह आपका 1580 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे पहले मैंने आपको दृष्टि आईएएस का 4 नया वाला सेट कवर कराया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। साथ ही साथ मैंने पिछले जितने भी बीपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जितने भी बिहार के भूगोल और बिहार के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी मैंने कवर करा दिया है। देखिए 8वां प्रश्न कि किनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया था। किनके नेतृत्व यहाँ पर पूछा गया है। तो नेतृत्व जो था ये रासबिहारी बोस का था। इसमें सचिंद्र सान्याल भी थे और 4 अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनका नाम आपको याद रखना है। दिल्ली षड्यंत्र आपको याद होगा, 1912 में यह घटना हुई थी। मास्टर अमीन चंद, अवध बिहारी लाल, भाई बाल मुकुंद और बसंत कुमार इसमें शामिल थे। यहाँ पूछा गया कि किसके नेतृत्व में, तो ये रासबिहारी बोस हो जाएगा, ठीक है। और सचिंद्र सान्याल भी इनके साथ थे। नेतृत्व पूछा गया है।
बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो यह अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिश था। कौन था? रॉल्फ फिश था। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो यह जो युद्ध था यह तराइन का दूसरा युद्ध था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1192 में हुआ था, गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें गोरी विजयी हुआ था। उसके बाद देखिए, शेर शाह ने विशुद्ध चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। चांदी एवं तांबे के सिक्के का क्रमशः नाम क्या था? तो इसका नाम था रुपया एवं दाम। ठीक है, क्रमशः पूछा गया चांदी, रुपया, तांबे, दाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची दिया गया है, मिलान करना है। एक तरफ शासक है और दूसरी तरफ उनको कहाँ दफनाया गया। यहाँ पर देखिए, बाबर का काबुल हो जाएगा, अकबर का सिकंदराबाद हो जाएगा, जहांगीर का आपका लाहौर हो जाएगा और शाहजहां का आगरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहावी आंदोलन का उद्देश्य था। तो बहावी आंदोलन जो था फ्रेंड्स, इसका नेतृत्व किया था सैयद अहमद बरेलवी ने। और देखिए, सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार, मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति, ये सभी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। तो यह अनुवाद दारा सिकोह ने करवाया था, सिर ए अकबर के नाम से। अगला प्रश्न हमारा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में किस नदी के किनारे एक किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो यह नदी जो है निरंजना नदी के किनारे पीपल की वृक्ष के नीचे हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर देखिए, सही नहीं पूछा गया है, ध्यान से सभी को पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सभी ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में सभी के सभी सही दिए गए हैं, सही नहीं पूछा गया क्योंकि सभी सही दिए गए इसमें, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो यह सुल्तान जो था यह अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे रक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो यह कहा था सरदार पटेल ने। अगला प्रश्न हमारा कि मगध में कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो ये वासुदेव था। वासुदेव राइट आंसर हो जाएगा, कण्व वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई? देखिए, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, इसकी स्थापना जो है 1839 में 1839 में विलियम एडम्स ने किया था। ठीक है, और एक है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न हमारा कि सुलह कुल का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह प्रतिपादित किया गया था सुलह कुल अकबर के द्वारा। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो यह विलियम बेंटिंक था। 1831 में इसने यह मैसूर का जो प्रशासन था यह ले लिया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। उसके बाद देखिए, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। अगला प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? क्रियान्वित किया गया, देखिए फ्रेंड्स, यह तैयार किया गया था लॉर्ड डलहौजी के काल में, लेकिन यह पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के काल में 1856 में। तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पूछा गया है सही सुमेलित कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था कब? दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है फ्रेंड्स यह 1931 में हुआ था और इसमें महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो ये विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वीडी सावरकर जी ने किया था। अगला प्रश्न है कि अगस्त सन 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो फ्रेंड्स किया था स्वामी श्रद्धानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 14 जून 1947 को कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन में भारत की विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष जो थे ये आचार्य JB कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? यह तिथि पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, बंगाल का विभाजन जो था यह प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को
और बंग भंग आंदोलन जो है यह प्रारंभ इसी तिथि से हुआ था। उसके बाद देखिए गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, तो यह महात्मा शब्द जोड़ा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और महात्मा गांधी जी का भारत में यह पहला सत्याग्रह था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस एक नए संस्था ने सन 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो यह जो संस्था है इसका नाम है द दक्कन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि कांग्रेसी नेता द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, यह रिपोर्ट आपका 1909 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आपको याद भी होगा, ठीक है। इसके निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़ करके इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन जो है इस पार्टी का गठन किया था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? अच्छा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। किसने? लॉर्ड लिटन ने लागू किया था और इसको निरस्त किया था 1882 में। 1882 में लॉर्ड रिपन ने। तो लॉर्ड रिपन राइट आंसर हो जाएगा। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1907 में भिकाजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति थी, इन्होंने ध्वज जो है कहाँ फहराया था? तो यह जर्मनी के स्टुटगार्ट में। जर्मनी के स्टुटगार्ट में। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो प्रथम मदरसा जो है ये कलकत्ता में स्थापित किया था। उसके बाद देखिएगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो सोम प्रकाश शुरू किया था ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने। आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण की घोषणा जो है की गई थी, तो इसके निर्माण की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्वकर्ता जो थे कौन थे? इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो यह मोहनजोदाड़ो से मिला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह तमिल भाषा से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो हिंद यमन, उसके बाद शक, फिर हिंद पर्शियन और कुषाण। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो कांचीपुरम जो थी ये पल्लव शासक की राजधानी थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में आया था? यह मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, और यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है रेहला, इसका नाम आप जरूर याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी कि पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन, ध्यान रखना, हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है और यह किसके द्वारा होता है? तो यह मुकुलन के माध्यम से होता है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो यह पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। वैसोप्रिन का कार्य क्या है? वैसोप्रिन एक एंटी डायरेटिक हार्मोन है। यह धमनी के संकुचन और रक्तचाप बढ़ाने के लिए जो है यह प्रमुख है। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यह नियंत्रित करता है इंसुलिन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो यह नदी जो है गंडक है, घाघरा है और कर्मनासा नदी है। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश स्थल रुद्ध है, यानी कि लैंड लॉक्ड है? अच्छा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से 4 कंट्री आते हैं? तो देखिए जिबूती आता है, उसके बाद इरिट्रिया आता है, सोमालिया आता है और इथोपिया आता है। ये चारों कंट्री जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है और इसमें इथोपिया जो है यह एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। उसके बाद देखिएगा कि रोमानिया की राजधानी कहाँ है? रोमानिया की राजधानी जो है ये बुखारेस्ट है और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। दोनों को मिक्स मत कीजिएगा, अलग अलग याद रखेंगे।
अगला प्रश्न कि बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। रेगुर या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो रेगुर या काली मिट्टी या कपास उत्पादन के लिए जो है यह प्रसिद्ध है और ये सर्वाधिक विस्तार इसका महाराष्ट्र में है। मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। मलक्का जल संधि जो है यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है और यह जो है इसकी स्थिति जो है यह इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। तो राइट आंसर अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर हो जाएगा। कौन सा इसमें से स्थल रुद्ध देश है? तो इसमें से माली जो है यह एक स्थल रुद्ध देश है। अगला प्रश्न है कि भूटान के साथ भारत की किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य जुड़े हुए हैं? तो सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर देखिए चारों राज्य दिए गए हैं और सबसे ज़्यादा लंबी सीमा जो है असम बनाता है 267 किलोमीटर। तो असम राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की गेहूं की मंडी किस शहर को कहा जाता है? तो ये कनाडा का विनिपेग है। उसके बाद देखिएगा कि टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? तो टेरा रोसा मिट्टी जो है यह कहवा के लिए उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है कि आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है? तो इसमें से फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी हो जाएगा। जर्मनी में भी इसका विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो याकूत जो है ये रूस की जनजाति है। उसके बाद देखिएगा कि भारत में उच्च न्यायालयों के, देखिए हाई कोर्ट लिखा गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं तो ये संबंधित राज्य के राज्यपाल हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है तो यह सुप्रीम कोर्ट करता है, यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है तो यह जो है संविधान के में कहाँ पर है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है? शक्तियों का परिसीमन, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायित्व, विधि के समक्ष समता। उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है तो यह एक क्या है? संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 326 में इसका उल्लेख किया गया, आर्टिकल 326, ठीक है, 326 में। तो यह एक संवैधानिक अधिकार है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार संसद को है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो यह कैबिनेट सचिव होते हैं। कैबिनेट सचिव राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है? टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर देश की रक्षा करने के लिए ऐसा करने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा आह्वान किया जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। निषेध का रिट उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है तो यह जारी किया जाता है एक अवर न्यायालय या अधिकरण को उसका अधिकार क्षेत्र से अधिक या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य करने से रोकना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह एक, बताइए, तो कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि किस विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्रखंड निम्नलिखित के सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आपका राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद देखिए बिहार में किस वित्तीय वर्ष से परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत की गई थी? यह की गई थी वर्ष 2006-07 से। अगला प्रश्न कि IMF का कार्य क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर सदस्य देशों की भुगतान समस्याओं के संतुलन को हल करने में मदद करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी देश के भुगतान संतुलन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है तो सामान्य रूप से एक वर्ष की अवधि के दौरान देश के सभी आयात और निर्यात लेन देन। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता नहीं है? पूंजी खाता नहीं पूछा गया है तो इसमें से निजी प्रेषण जो है यह पूंजी खाता नहीं है।
उसके बाद देखिए भारतीय रुपये की पूंजी खाता परिवर्तनीयता का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वित्तीय परिसंपत्तियों के व्यापार के उद्देश्य से किसी भी विदेशी मुद्रा से भारतीय रुपये का आदान प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रखरखाव कौन करता है? तो यह करता है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड वेलोरम कर आधारित है। तो यह जो कर आधारित है यह वस्तु का मौद्रिक मूल्य पर आधारित है। उसके बाद देखिएगा कि नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपरोक्त में से सही उत्तर चुनना है। नाबार्ड के बारे में जान लीजिए। नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी ये 1982 में हुई थी, 1982 में। नाबार्ड के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो केवी साजी हैं। केवी साजी हैं, ध्यान रखेंगे, वर्तमान में इसके नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। पूछा गया कि कौन सा कथन इसमें से सही है? तो नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में लगे संगठनों के कर्तव्यों को समन्वय के उद्देश्य से की गई थी। सही है। नाबार्ड के से पहले नाबार्ड का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता था, ये भी सही है। ये वाला गलत दिया गया है, ठीक है। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण को विनियमित कौन करता है? तो यह करता है भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहले आप सभी कथन को पढ़िए। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो था इसकी अवधारणा को लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर 1965 में लागू किया गया था। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी की घोषणा फसलों की बुआई से पहले की जाती है ताकि किसान किसी फसल की बुआई करने या न करने का निर्णय कर सकें। एमएसपी के बारे में सुझाव तो कृषि एवं मूल्य लागत आयोग के द्वारा दिया जाता है, लेकिन इसके बारे में अंतिम निर्णय जो है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा ही लिया जाता है। तो राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है? तो कोई भी इसमें से सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है आयोजित किया गया? अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। इंदौर में इसका आयोजन किया गया। नवंबर 2022 में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया है कहाँ पे? तो वाराणसी में। वाराणसी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन का विषय क्या है? तो एक सुरक्षित एससीओ के लिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 29वां एपेक एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह थाईलैंड में हुआ है। उसके बाद देखिएगा कतर ने 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है? तो ये किया है किसके साथ? चाइना के साथ। उसके बाद देखिए किस टेनिस खिलाड़ी ने अस्थाना ओपन फाइनल खिताब जीता है? तो यह जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइनल में बहरीन के हबीब सबाह को हरा करके भारत से कौन नया विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियन बना है? तो ये बन गए हैं एस श्रीकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह नई दिल्ली में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा किस संस्था के द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो यह किया जाता है किसके द्वारा? तो वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा, यानी कि WWF के द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा वायु अमृत क्या है? वायु अमृत जो है एक फसल अवशेष प्रबंधन पहल है जो कि कॉन्फेडरेशन ऑन इंडियन इंडस्ट्री ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर के किया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, यहाँ पर पुरस्कार 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो यह राज्य जो है यह उत्तर प्रदेश है। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है? तो यह जो है यह कौन है? तो यह डॉक्टर KP अश्विनी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहली है, इसीलिए ध्यान रखना है आपको। देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। उसके बाद देखिए किस संस्थान ने वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेस्ट पहल शुरू की है? तो फ्रेंड्स ये क्या है? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा मुइफा क्या है? मुइफा जो है यह एक प्रकार का आंधी है। सितंबर 2022 में किस नौसेना जहाज को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो यह INS अजय है। INS अजय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अश्विनी वैष्णव को। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस देश में स्थित है? तो यह भारत में है। चलिए उसके बाद देखिए, हाल ही में किसे अमेरिका द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया कृष्णा वविलाला को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो ये अचंता शरद कमल है। चलिए ये किस खेल से संबंधित है, जरा आप कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह देश मालदीव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं शताब्दी के भक्ति संत रामानुजाचार्य के स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित की। यह कहाँ है? अच्छा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यह हैदराबाद में है, और एक है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, ये बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रहने योग्य संभावित ग्रहों की पहचान के लिए एआई आधारित एल्गोरिदम तैयार किया है? तो यह देश जो है, यह कौन सा देश है? भारत है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जातीय जनगणना कितने चरणों में कराई जा रही है? तो यह 2 चरण में कराई जा रही है। उसके बाद देखिए, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? तो यह कहाँ पर खोला जाएगा? गुजरात में खोला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि प्यार का पौधा अभियान किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये बिहार हो जाएगा प्यार का पौधा। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? तो यह शहर बना है कौन सा? तो यह कोलकाता बना है। बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स यह कैमूर में। पहला जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में है, दूसरा कैमूर में तैयार होगा। फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो ये कौन है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स यह है प्रशांत कुमार शाही, पीके शाही, अभी हाल ही में बने हैं। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब लागू होगा? तो यह लागू होगा 1 अप्रैल 2023 से, ध्यान रखेंगे, वीवीआई है। उसके बाद देखिए, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? तो बिहार ने केवल 2 पदक जीते हैं, और वो भी कांस्य पदक है। ठीक है, 2 कांस्य पदक जीता है। बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई तो 1,02,306 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो प्याज के उत्पादन में रहा है कौन सा? नालंदा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का 21-22 के अनुसार आलू के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में प्रमुख 3 जिले कौन से हैं? पटना है, नालंदा है, और समस्तीपुर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आम के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो आम उत्पादन में दरभंगा रहा। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 के उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है? तो ये करना है 2025 तक। उसके बाद देखिए, अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2021-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर है, तो यह कितनी है? 9.2% है। उसके बाद देखिएगा कि एफटीआई इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश, तो यह सिंगापुर है। उसके बाद देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण क्षेत्र कितना है? प्रतिशत पूछेगा तो 7.84% हो जाएगा। यहाँ क्षेत्र पूछा है तो यह आपका कितना हो जाएगा? 7380.79 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि आवृत्ति को नापा जाता है तो हर्ट्ज में नापा जाता है कंपन प्रति सेकंड। इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। ठीक है, सही कथन चुनना है तो ध्यान से पढ़िएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो लाल प्रकाश का तरंग दर बैगनी प्रकाश से अधिक होता है। लाल का तरंग दर सबसे अधिक, बैगनी का सबसे कम होता है। उसके बाद देखिए, विद्युत शक्ति की इकाई तो शक्ति है तो वाट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि विद्युत मोटर में, तो विद्युत मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विद्युत धारा तो यह नापी जाती है किससे? एमीटर से। उसके बाद देखिए, ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार
दिया गया था। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? 7 जिसका भी होता है उदासीन होता है। खाने वाला नमक का पीएच मान 7 होता है, शुद्ध पानी का होता है, उदासीन विलयन का होता है। तो ए और बी राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं होता है। डीएनए की खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। द्विकुंडलित संरचना जो है यह जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। उसके बाद देखिए ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो यह एक वसा है ट्राइग्लिसराइड। उसके बाद देखिएगा कि ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ईईजी का जो है यह आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, ईसीजी जो होता है यह होता है हृदय के लिए। ईईजी आप कमेंट करके बताइए और अपना स्कोर बताइए कि इन 140 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए हैं। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है तो यह हाइपोथैलेमस है। मानव शरीर में होता है तो लगभग 70% पानी होता है। फ्रेंड्स 140 से 150 तक में मैथ के प्रश्न है। मैंने सभी इंपॉर्टेंट जीके जीएस साइंस करंट अफेयर्स को कवर करा दिया। अपना आप लोग स्कोर कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर